सामान्य ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत वनों से संबंधित कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आज की विस्तृत होती दुनिया के लिए भूगोल तथा भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान निश्चय ही एक आवश्यकता है। ये प्रभावी जीवन की आधारभूत मांग है। भूगोल के अंग जैसे भौतिक बनावट, पर्यावरण, आकाशीय पिंड, वनस्पति आदि भूगोलों के महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्राकृतिक संपदा मनुष्य की जीवन पद्धति तथा व्यवहार के ढंग को तथा वन्य जीवन को निर्धारित करती है। भूतल का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है, वन कहलाते हैं। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग यानी 25% वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तक कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी के केवल 15% भाग पर ही वन रह गए। भारत में जलवायु की विविधता एवं धरातली असमानताओं के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों की इतनी विविधता विश्व के किसी अन्य देश में नहीं है जितनी भारत में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में पेड़ पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां और 5,000 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो केवल भारत में ही मिलती हैं। वितरण के आधार पर वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, पूर्वी उप हिमालय क्षेत्र, ऊपरी आसाम, चिटगांव की पहाड़ियां तथा अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। साधारण पाए जाने वाले वृक्ष महोगनी, रबर, साल तथा ताड़ हैं। वृक्षों के नीचे उनको बांधे हुए बेंत तथा अन्य लताएं होती हैं। बांस भी इस सदाबहार वन में पाया जाता है। इमारती लकड़ियों के लिए ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य स्रोत हैं। उष्णकटिबंधीय सूखे सदाबहार वन। ये वन कर्नाटक में नीलोर, कडप्पा, उत्तरी अर्काट आदि में पाए जाते हैं। समुद्री आर्द्र पवन इनको हरा रखती है। यहाँ के वृक्ष अविकसित प्रकार के हैं तथा कटीले वृक्षों के साथ मिले जुले मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन हिमालय में 4,000 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं तथा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के समान है। साधारणतः पाए जाने वाले वृक्ष ओक, बर्च, मैग्नोलिया, लॉरेल आदि इस वन की प्राथमिकता हैं। उत्तरी पश्चिमी हिमालय में 6,000 से 8,000 की फीट की ऊंचाई पर साधारणतः पाए जाने वाला वृक्ष देवदार है। यह ओक तथा ब्लू पाइन के साथ भी पाया जाता है। अधिक ऊंचाई पर देवदार के साथ स्प्रूस, सिल्वर फर भी मिलता है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध तथा सूखे पतझड़ वाले वन। ये वन देश के विस्तृत भाग में मिलते हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा आसाम के विस्तृत भागों में ये वन साफ कर दिए गए हैं। इनमें साल साधारणतः पाए जाने वाला वृक्ष है। आम के झुंड भी पाए जाते हैं। सूखे भागों में टीक, साखू, अर्जुन, महुआ, जरैल साधारणतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इन वनों का आर्थिक महत्व अत्यधिक है। इमारती लकड़ी के अतिरिक्त महुआ के फूल, खैर की लकड़ी से कत्था, पलाश के वृक्षों से लाख तथा कोसा रेशम से केकून भी पैदा किए जाते हैं। साथ ही गौण उत्पादों में इमली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला इन वनों से एकत्रित किया जाता है। ज्वारीय वन। ये वन समुद्री तटों पर मिलते हैं, जिनमें साधारणतः पाए जाने वाला वृक्ष मैंग्रोव है, जो खारे जली तट जो ज्वार से ढक जाते हैं वहां पाया जाता है। गंगा के डेल्टा पर साधारणतः पाए जाने वाला वृक्ष है सुंदरी। शुष्क वन। ये वन विरल होते हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब के कुछ भागों में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं बबूल। विभिन्न प्रकार की झाड़ियां भी यहाँ उगती हैं। वनों के महत्व को बताते हुए डॉक्टर P.H. चटवर्क ने कहा है, वन राष्ट्रीय संपत्ति है और सभ्यता के लिए
इनकी नितांत आवश्यकता है। ये केवल लकड़ी ही प्रदान नहीं करते, बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा तथा राज्य के लिए आय भी पैदा करते हैं। इनके परोक्ष तो लाभ होते ही हैं और अपरोक्ष लाभ भी होते हैं। प्रकृति प्रेमी वेकन ने कहा कि वनों से हम ऑक्सीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भूक्षरण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त करते हैं। वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, वरन पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी है। वनों से हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। वनों से प्रत्यक्ष लाभ। पहला, लकड़ी की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार, आबनूस, चंदन आदि लकड़ी मिलती है। इनमें से कई लकड़ियों के फर्नीचर बनाए जाते हैं। नंबर 2, सहायक उपजों की प्राप्ति। वनों से सहायक उपजों के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छालें, बांस, बेंत एवं जड़ी बूटियां तथा जानवरों की सींग आदि मिलते हैं। ये उद्योगों के एक आधारभूत तत्व हैं। नंबर 3, आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस के कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस तथा सफेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें व बबुल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि का उद्योग विकसित होता है। नंबर 4, जानवरों के लिए चारागाह। वन क्षेत्र उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती हैं। नंबर 5, रोजगार प्राप्ति। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। नंबर 6, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं को निर्यात करने से विदेशी मुद्रा मिलती है। नंबर 7, लघु उद्योगों में सहायक। वनों से प्राप्त वस्तुओं जैसे तेंदुपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि से लघु उद्योग का विकास हुआ है। नंबर 8, सरकार को राजस्व। सरकार को वनों से राजस्व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। वर्तमान में ये राजस्व लगभग 670 करोड़ रुपए वार्षिक है। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। प्रोफेसर J.S. कॉलिंस ने कहा है कि वृक्ष पर्वतों को थामे रहते हैं। ये तूफानी वर्षा के प्रभाव को कम करते हैं, नदियों को अनुशासन में रखते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं और पक्षियों का पोषण करते हैं। वनों के अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, मिट्टी के कटाव में कमी। वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बह पाती, इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती और मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। नंबर 2, जलवायु को सम बनाए रखना। वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्णी बनाए रखती हैं। नंबर 3, बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वन पानी के वेग को कम कर देते हैं, बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं। बाढ़ का पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में जाता है, इससे बाढ़ नियंत्रण होता है। नंबर 5, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। वृक्षारोपण से रेगिस्तान का प्रसार रुकता है। नंबर 5, वर्षा में सहायक। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। नंबर 6, जल स्तर में वृद्धि। वन देश के कुओं, तालाबों, नदियों, झरनों आदि में पानी का स्तर बढ़ा देते हैं, जिससे इसमें पानी बना रहता है और पानी की समस्या कभी नहीं उठती। नंबर 7, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। पेड़ पौधों की पत्तियां,
वन क्षेत्रों में गिरती हैं और सड़ गलकर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करती हैं। नंबर 8, ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव। वन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होते हैं। यदि वृक्षों के कटाव की वर्तमान स्थिति बनी रही तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अभाव में मानव समुदाय संकट में पड़ जाएगा। इसलिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य। वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। वन देशी व विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार वनों की देखरेख एवं विकास हेतु राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई। इस नीति के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, राजस्व प्राप्ति और दूसरा, वनों का संरक्षण। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई गई, जिसकी 4 मुख्य बातें थीं। फर्स्ट, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना। सेकंड, नए वनों को लगाना। थर्ड, वनों को सुरक्षित रखना। फोर्थ, वनों के संबंध में अनुसंधान करना। 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके 3 लक्ष्य थे। फर्स्ट, पर्यावरण में स्थिरता लाना। सेकंड, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना। थर्ड, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। वन की जो नीति थी वो इस प्रकार थी। पहाड़ी घाटियों व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं। जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं। वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पादन प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को इजाजत न दी जाए। ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के लोगों को ईंधन, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। वर्ष 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना। सेकंड, भारतीय वन संरक्षण संगठन। वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका पता लगाने हेतु 1971 में इस संगठन की स्थापना की गई। नंबर 3, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। देहरादून में वनों से प्राप्त वस्तुओं तथा वनों के संबंध में अनुसंधान एवं शिक्षा देने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर और बुन्नोहट में है। नंबर 4, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। राज्य सरकार के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। नंबर 5, राज्य वन विकास निगमों की स्थापना। राज्य में वनों की कटाई को ठेके पर देने की प्रथा थी। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वनों की कटाई हेतु वाणिज्यिक वन विकास की स्थापना 19 राज्यों में की गई है। नंबर 6, भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना। वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से भारत के अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। यहाँ पर अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर वन प्रबंध के स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। नंबर 7, वन संरक्षण अधिनियम। 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके
किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया है। सरकार ने वनों को 4 वर्गों में बांटा है। फर्स्ट, सुरक्षित वन, सेकंड, राष्ट्रीय वन, थर्ड, ग्राम्य वन, फोर्थ, वृक्ष समूह। प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन 52%, सुरक्षित वन 32%, अवर्गीकृत वन 16%। 8वां, वन महोत्सव। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव यानी अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। प्रतिवर्ष देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। नंबर 9, सामाजिक वानिकी। विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई है। इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। हर बच्चे के लिए एक पेड़, स्कूलों व कॉलेजों में नारा विकसित किया गया है। नंबर 10, संयुक्त वन प्रबंधन। देश के 21 राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अंतर्गत लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के नष्ट हुए वनों के विकास हेतु 35,000 यानी 35,000 ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई है। नंबर 11, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना। देश में वनों में आग लगने के कारणों का पता लगाने तथा रोकथाम के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र में एवं हल्द्वानी नैनीताल के उत्तराखंड में यूएनडीपी के सहयोग से एक आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण परियोजना शुरू की गई, जो देश के 10 राज्यों में चलाई जा रही है। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, किंतु बड़े पैमाने पर वनों के विनाश से वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने का भय हो रहा है। वन्य प्राणियों को विनाश से बचाने हेतु सरकार द्वारा कई अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ऐसे ही कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की जानकारी। मानस वन्य जीव अभयारण्य ये असम राज्य में है और बरपेटा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर हाथी, गेंडा, जंगली भैंसा, गौर, बौना, सुअर, गोल्डन लंगूर, सिविल बिल्ली, बाघ, तेंदुआ, रीछ, घड़ियाल, अजगर, बड़ी गिलहरी जैसी दुर्लभ प्रजातियां का संरक्षण केंद्र है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में जोरहट क्षेत्र में है। एक सींग वाले भारतीय गेंडों का ये प्रमुख आश्रय स्थल है। धृगंधरा अभयारण्य गुजरात में स्थित है। जंगली गधों की लुप्त प्राय प्रजाति गुड़खर को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। यहाँ पर भौं जैसी सींगों वाला हिरण और जल पक्षी स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ये एशियाई सिंह के लिए फेमस है। मरु अभयारण्य राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर क्षेत्रों में है। यहाँ पर गोडावन, काला मृग और चिकरा उपस्थित है तथा इनका संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। यहाँ पर लाल पांडा, हिम तेंदुआ, बादली तेंदुआ, थार, कस्तूरी मृग, भरल, थालिन, धूरल, सीरो, जंगली गधे आदि को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। वेदांत थंगल जल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। यहाँ पर विविध जल पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र में है। बाघ, गौर, चीतल, तेंदुआ, मूषक हिरण, उड़ने वाली गिलहरी, मगरमच्छ इत्यादि प्रमुख हैं। भीतर कनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के बालेश्वर क्षेत्र में है। खारे पानी का मगरमच्छ, मॉनिटर छिपकलियां, तेंदुआ, मछलीमार बिल्ली, जल पक्षी, रिडले समुद्री कछुआ इत्यादि को सुरक्षित रखने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है।
दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है। यहाँ पर तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, सिराव, कस्तूरी मृग एवं हांगुल को सुरक्षित रखा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, मधुरिक्ष, सांभर, दलदली हिरण, चीतल, जंगली मुर्गी, तीतर आदि दुर्लभ प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा रहा है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में है। साइबेरियाई सारस, पनकौआ, धनेश, दरवीमुख, बटेर, टिकारी, बगुला, सांभर, चीतल, काला मृग, सिविट बिल्ली इसका मुख्य आकर्षण है। पिन वैली नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। अभ्यारण्य में बर्फ का भेड़िया, जंगली बकरी, भूरी लोमड़ी, आइबैक्स, छोटा मारमोटा आदि प्रसिद्ध हैं। जिम कार्बेट उत्तरांचल में है। ये अभ्यारण्य पांडा, बाघ, हाथी आदि को सुरक्षित रखने के लिए प्रसिद्ध है। बाघ एवं हाथी परियोजना 1973 में देश में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था बाघों की व्यवहारिक संख्या से आश्वस्त होते हुए संरक्षित करना। हाथियों को संरक्षित करने के लिए देश में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। देश में 14 हाथी परियोजनाएं चल रही हैं। फ्रेंड्स, वनों का पर्यावरण से सीधा संबंध है, क्योंकि वन कई प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित और संतुलित रखने में मददगार होते हैं। वन ऐसे संसाधन है जो नवीनीकरण के योग्य हैं और इनका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनों को देश का पर्यावरण बैंक कहा जाता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन भू क्षेत्र जो होता है वो धरती का प्राकृतिक छतरी कहलाता है, यानी नेचुरल अम्ब्रेला, और इस रूप में ये वर्षा की बूंदों से होने वाले क्षरण यानी इरोजन से पृथ्वी को बचाता है। वनों के कारण ही वर्षा की बूंदें पहले वृक्षों की पत्तियों पर गिरती हैं, जिससे उनकी गति कम हो जाती है। उसके बाद भूमि पर गिरने से भूमि को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। वन इस रूप में अत्यधिक उपयोगी हैं कि वे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान वातावरण में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। वनों से संबंधित एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। लगभग 300 वर्ष पहले राजस्थान के एक राजा ने चूना बनाने के लिए अपने रजवाड़े में खेजड़ी के पेड़ों को कटवाने का फैसला किया। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अमृता देवी नाम की एक बिश्नोई स्त्री के नेतृत्व में स्त्रियों ने इन पेड़ों से चिपक गई थीं। ये पेड़ ऐसे दुर्लभ संसाधनों के आधार थे जिन पर लोगों का जीवन निर्भर था। ये महिलाएं बेरहमी से मार दी गईं। कहते हैं बाद में राजा ने अपनी गलती कबूल की, परंतु जब इस घटना को 1970 के दशक में दोहराया गया, जब हिमालय क्षेत्र में इमारती लकड़ी के ठेकेदारों के हाथों वनों का विनाश रोकने में असमर्थ स्थानीय महिलाओं ने एक जन आंदोलन आरंभ किया। इनका समर्थन चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मान सिंह रावत, धूम सिंह नेगी तथा घनश्याम रतूड़ी आदि ने किया था। हिमालय की तलहटी में स्थानीय स्त्रियों के एकजुट होने का इतिहास आजादी के पहले भी है। जब गांधी जी की शिष्या मीराबेन जैसी स्त्रियां इस क्षेत्र में आईं और उन्होंने समझा कि वादी के गांव तथा नीचे गंगा मैदानों में बाढ़ और तबाही का कारण वनों का विनाश है। उन्होंने यह भी समझा कि हिमालय के क्षेत्र ओक और चौड़े पत्ते वाले दूसरे पेड़ों की जगह इमारती लकड़ी और रेजिन के लिए तेजी से बढ़ने वाले चीड़ वृक्ष उगाना एक पर्यावरणीय भूल है। सन 1974 में खेल का सामान बनाने वाली कंपनी साइमंड्स को चमोली जिले की अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका दिया गया। स्थानीय जनता इसका प्रयोग कृषि उपकरण बनाने में करती थी, परंतु इसका निषेध कर दिया गया। जब वन कर्मी और कंपनी के श्रमिक चमोली जिले में रैणी गांव में पेड़ों की कटाई के लिए पहुंचे तो वहां खलबली मच गई। प्रशासन ने बड़ी चतुराई से क्षेत्र के सभी पुरुषों को चमोली बुला लिया था। पुरुषों की अनुपस्थिति में रैली की एक साधारण महिला गौरा देवी गांव की अन्य
27 महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपक गई। वनकर्मी और श्रमिक परेशान हो गए। महिलाएं लगातार 2 दिन और 2 रात पेड़ों से चिपकी रहीं। आशा यह है कि अगर पेड़ों को काटना है तो उन्हें भी काटना होगा। महिलाओं का नारा था, ये जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे। इस घटना के बाद पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में वन संरक्षण हेतु जनता में नवीन उत्साह का संचार हुआ। विमला बहुगुणा, राधा और शशि जैसी कई स्त्रियों ने 75 दिन पदयात्रा की। सुंदरलाल बहुगुणा ने 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की। आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रेडी गांव में वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आंदोलन अत्यंत सफल रहा और मुख्यतः स्थानीय स्त्रियों के समर्थन पर चला, जो वन विनाश से सबसे अधिक प्रभावित थीं। इस आंदोलन ने दुनिया को दिखाया कि पहाड़ों के जंगल स्थानीय लोगों के जीवन के आधार हैं। चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय समर्थन मिला और इसकी लोकप्रियता बढ़ी। स्वीडन के एक दंपति इयो इल्सिट तथा ब्रिगिटा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में इस आंदोलन को स्थान देकर इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलवाया था। हिमालय क्षेत्र के वनों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग को सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार दक्षिण में भी एक चिपको आंदोलन हुआ, जिसका नाम था अपिक्को। ये अपिक्को आंदोलन कर्नाटक के सिरमी जिले के सालकड़ी जंगल में वन विभाग सन 1983 में पेड़ गिरा रहा था। तभी 160 स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए। काटने वाले हटने के लिए मजबूर हो गए। अपिक्को के कार्यकर्ता 6 सप्ताह तक पेड़ों की रखवाली करते रहे। कुछ ही समय में यह आंदोलन पड़ोसी जिलों में भी फैल गया। पांडुरंग हेगड़े अपिक्को के संस्थापक हैं। उनका मानना है कि वन विभाग कार्य योजना के अनुसार कार्य नहीं करता, ठेकेदार अवैध लकड़ी काट कर ले जाते हैं। हेगड़े कहते हैं कि वन विभाग के जंगल कागजों में है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल लगने के 12 साल बाद उत्तरी कर्नाटक में बांस का नामो निशान तक नहीं रहा। वन विभाग व्यापारिक पेड़, सागौन और यूकेलिप्टस लगाने के लिए कुदरती जंगलों को समाप्त कर रहा है। अपिक्को वन संरक्षण और संवर्धन में लोगों की शक्ति का उपयोग करना और वन संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना सिखाता है। हेगड़े का मानना है कि जंगलों को औद्योगिक माल के लिए काट देना उचित नहीं है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि वन हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। वनों से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। यदि आप हमारे ऑडियोज को MP3 फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आवश्यकता अनुसार उसे भेजने की व्यवस्था है। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने हौसले से एवं शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। आपके इस प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारे सभी ऑडियोज को MP3 फॉर्मेट में CD के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निःशुल्क भेजने की व्यवस्था है। धन्यवाद।